हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं धातुओं में विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। धातुओं में विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है, इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है। ठीक, तो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में विद्युत धारा के परिभाषा, उसके परिचय के बारे में जाना। आज हम लोग पढ़ेंगे धातुओं में विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है, इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है। फिर हम लोग जो अनुगमन वेग आएगा, अभी एक टर्म आएगा अनुगमन वेग, किसी चालक से होकर धारा में रिलेशन, और किसी चालक के सिरों में विभवांतर लगाए गए विभवांतर और मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग में संबंध, उसकी सहायता से उनका नियम, तमाम चीज़ें आज आगे आएंगी। तो चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं धातुओं में विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या, उसे समझाइए। ठीक, तो हम लोगों ने कल एक टर्म पढ़ा था विद्युत धारा का औसत और ताक्षणिक मान। तो जैसे कोई चालक है, जैसे कि कोई चालक है, ये है कोई चालक है, तो देखिए जो औसत मान हमने लिखा था, आई एवरेज जो था वो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा क्यू। एवरेज का मतलब होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से चार्ज प्रवेश किया, जो भी चार्ज यहाँ से प्रवेश करेंगे इस सिरे से, तो इस सिरे से, और यहाँ पे हमने टाइम काउंट करना शुरू किया, तो इस सिरे से प्रवेश करने वाले चार्ज यहाँ से होते हुए नेट कितना फ्लो किया इसके बाद, या हम यहाँ पे एक पृष्ठ ले लें जिसकी एरिया ए है। तो यहाँ से जो चार्ज चले प्लस या माइनस जो भी होगा, तो यहाँ पर नेट इससे फ्लो कितना किया, मान लीजिए नेट चार्ज डेल्टा क्यू, यहाँ कुछ कम या ज़्यादा जो भी हुआ, लेकिन नेट कितना क्रॉस किए और कितने समय में क्रॉस किए। मान लीजिए यहाँ t बराबर 0 और t बराबर यहाँ पे 3 सेकेंड में क्रॉस किए, तो डेल्टा t का मतलब हुआ 3 - 0 और 3 सेकेंड, और चार्ज कितना हुआ। तो टोटल चार्ज नेट कितना क्रॉस किया और टोटल टाइम से भाग देंगे, वो एवरेज होता है। दूसरी चीज़ है एक इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब जैसे इसमें कि बहुत सारे भाई इसके रास्ते में बहुत सारे क्रॉस सेक्शन एरिया आएंगे। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि किसी टाइम पर, उसमें ये नहीं कब शुरुआत किया कब क्रॉस किया, बहुत सारे इसमें क्रॉस सेक्शन आएंगे। तो अब t बराबर 0 से लेके t बराबर 3 के बीच किसी भी टाइम पर, मान लीजिए t बराबर 1 पे यहाँ से कितना क्रॉस किया, मान लीजिए dq क्रॉस किया, t बराबर 2 पे यहाँ कितना क्रॉस किया, तो बोलेंगे हो सकता है कि dq से भी कम क्रॉस किए, यहाँ पे हो सकता है dq से भी ज़्यादा क्रॉस किए। तो किसी क्षण पे नेट चार्ज, किसी क्षण विशेष पर नेट चार्ज जो होता है सूक्ष्म चार्ज, और उस टाइम पे इसे हम कहते हैं आई इंस्टेंटेनियस। आई इंस्टेंटेनियस मतलब होता है किसी भी टाइम पे हम करंट को देख लें इस, और औसत का मतलब होता है कि एक यहाँ से प्रवेश किए चार्ज, तो यहाँ तक कितना नेट चार्ज निकला और कितना टाइम लगा, उसे हम लोग औसत करंट बोलेंगे। इंस्टेंटेनियस का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हम किसी क्रॉस सेक्शन का देख लें किसी क्षण पे, और उस वक्त कितना चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से क्रॉस किया और कितने टाइम में। और कांस्टेंट करंट का मतलब होता है कि जितना चार्ज प्रवेश किया टोटल चार्ज जो यहाँ से निकल गया, मतलब है कि
करंट जो है टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, करंट समय के अनुसार घट बढ़ नहीं रहा, और यहाँ पे क्या है, टाइम के अनुसार ये कम या ज़्यादा हो सकता है। यहाँ डी क्यू और डेल्टा क्यू टाइम के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट करंट होती है उसमें चार्ज समय के साथ कांस्टेंट बना रहता है। ठीक, चलिए तो हमारा आज का जो मेन मुद्दा है वो शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का थ्योरी है वो है कि धातु में विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या है, समझाइए। तो एक प्रश्न डाल लेते हैं। एक प्रश्न ये है कि धातु में विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल समझाइए। क्वेश्चन है कि धातु में विद्युत चालन का, धातुओं में विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल समझाइए। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल समझाइए। ठीक, तो हमारी हेडिंग रहेगी धातुओं में विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, या हेडिंग रहेगी मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, ये हमारी हेडिंग है। ठीक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी चालक जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलके बने होते हैं, ऐसा सबको पता है। जितने भी चालक होते हैं पदार्थ है वो किससे मिलके बने हैं, जितनी भी धातुएं हैं चालक पदार्थ हैं वो किससे मिलके बने हैं, परमाणुओं से मिलकर के बने। और जानते हैं कि परमाणु के नाभिक धनावेश होता है, प्रोटॉन के कारण नाभिक धनावेशित होता है, और उसके नाभिक के चारों बाहरी कक्षाओं में, वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु के नाभिक का जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से क्षीण बल द्वारा यानी कि अल्प बल द्वारा बंधे होते हैं। सामान्य टेम्परेचर पर जो कमरे का ताप होता है उसमें विक्षोभ के कारण वो बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है वो परमाणु से अलग हो जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन परमाणु से अलग हो जाते हैं उन्हीं को हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है तो उस परमाणु पे धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस कारण धन आवेश के कारण परमाणु जो है धनायन बन जाते हैं। इस प्रकार सामान्य टेम्परेचर पर या कमरे के ताप पर किसी चालक के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनायन पाए जाते हैं। ठीक, मुक्त इलेक्ट्रॉन और क्या पाए जाते हैं, धन आयन पाए जाते हैं। तो इसलिए किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन और धन आयन बहुत संख्या में पाए जाते हैं, ऑलरेडी उपस्थित होते हैं। तो हम इसमें क्या है कि हम बातों को समझाते भी चलेंगे और लिखाते भी चलेंगे, क्योंकि टाइम अगर हम एक बार समझाने में लगा देंगे, एक बार लिखाने में, तो टाइम ज़्यादा लग जाए। तो जो बात हमने अभी बोली है उतना हम लिख लेते हैं, फिर धीरे धीरे आगे समझाएंगे और लिखाएंगे, क्योंकि हमें 1 घंटा सवा घंटा में वीडियो कंप्लीट करना है। ठीक, तो लिखेंगे कोई भी चालक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कोई भी चालक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कोई भी चालक किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से। प्रत्येक परमाणु में धन आवेशित नाभिक होता है। प्रत्येक परमाणु में धन आवेशित नाभिक होता है। जो बात हमने बोला है कि प्रत्येक परमाणु में धन आवेशित नाभिक होता है। परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, परमाणु के इलेक्ट्रॉन
नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक, यानी समान टेम्परेचर में, लास्ट में इसको आप शार्ट में भी कर सकते हैं कि समान टेम्परेचर में चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायन पाए जाते हैं। यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक, तो नाभिक के सबसे बाहरी कक्षाओं में परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ अति अल्प बल द्वारा बंधे होते हैं। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके बीच का लगता है, तो जो नाभिक के बाद वाली एकदम लास्ट वाली कक्षा होती है, उसके इलेक्ट्रॉन में नाभिक के धन और ऋण पे जो फोर्स होता है वो थोड़ा ढीला होता है। इसीलिए जो कमरे के टेम्परेचर पे ऊष्मीय विक्षोभ के कारण जो होता है, हीट एजिटेशन के कारण जो होता है, वो जो है निकल जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। उनके पास इतना एनर्जी आ जाती है कि वो कक्षा छोड़ करके बाहर आ जाते हैं और चालक के परिसीमा में घूमने लगते हैं। अति अल्प बल द्वारा बंधे होते हैं, बंधे होते हैं। ठीक, सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, माने ऊष्मा के कारण, जो कमरे का टेम्परेचर होता है वो ताप से एनर्जी ग्रहण करते हैं और उस ताप के कारण उनके पास एनर्जी आ जाता है। अभी हम लोग अणुगत सिद्धांत में पढ़ेंगे कि जो उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है या ऊर्जा वेलोसिटी होती है, टेम्परेचर के समानुपाती होती है। ठीक, तो कारण अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, कक्षा के इलेक्ट्रॉन, जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, परमाणु से बाहर निकल जाते हैं। परमाणु से बाहर निकल जाते हैं। ठीक, परमाणु से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इन्हें ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण मुक्त, जिन परमाणुओं से मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं उनमें धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जिन परमाणुओं से मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, उन पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। उस पर क्या हो जाता है, धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी धन आवेशित परमाणुओं को धनायन कहते हैं। इन धन आवेशित परमाणुओं को धनायन कहते हैं, धनायन। इस प्रकार क्या होता है, सामान्य ताप पर, इस प्रकार सामान्य ताप पर किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनायन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनायन
पाए जाते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन और क्या पाए जाते हैं, धनायन पाए जाते हैं। ठीक, बहुत संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनायन होते हैं। किसी चालक के बाद ढेरों इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चालक की परिसीमा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। जो चालक की परिसीमा में क्या करते हैं, गैस की अणुओं की भांति। देखिए धनायन जो होता है वो भारी होने के कारण जो होता है वो स्थिर होता नहीं, चलता। चलने वाला काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है, ऐसा आप लोग जानते हैं। तो चलने वाला काम इलेक्ट्रॉन करता है क्योंकि बहुत ही हल्का होता है, बिल्कुल इस तरह का व्यवहार करता है जैसे गैस के अणु व्यवहार करते हैं। यानी ये मान कर चलिए कि टोटल जो व्यवहार होता है वो गैस के अणुओं की भांति ही मुक्त इलेक्ट्रॉन का भी होता, बहुत हल्के होते हैं। इसलिए धनायन भारी होने के कारण स्थिर होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन हल्के होने के कारण गैस के अणुओं की भांति चालक के परिसीमा के भीतर अनियमित गति, यादृच्छिक गति करते हैं, जिसे हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। मतलब रैंडम मोशन करते हैं, वो सब जिग जैग मोशन करते हैं, कभी इधर जाएंगे उधर जाएंगे, इधर जाएंगे इधर जाएंगे उधर जाएंगे, मतलब चारों तरफ। एक इधर आए तो खन इधर चले जाएंगे, इधर गए तो उधर चले गए, ऊपर गए तो खन में नीचे चले आएंगे, मतलब एट रैंडम मोशन करते हैं। मतलब जिसको हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कह लीजिए या अनियमित गति करते हैं। इस अनियमित गति में क्या होता है कि फलतः किसी चालक के अंदर अगर, अब जब कहोगे कि किसी चालक के अंदर अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें करंट क्यों नहीं बहती है, तो इसीलिए किसी चालक के अंदर करंट क्यों नहीं बहती है उसी के बारे में बता रहे हैं कि और करंट बहती भी चालक में है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। फलतः चालन जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। और कब होता है, कैसे होता है, वो भी आगे है। होता क्या है कि जो ब्राउनियन मोशन करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर, यानी कि ये जो है ये चालक है आपका, अब इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये मान लीजिए। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आए 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 इधर आए, ऐसे ऐसे चारों ओर मोशन करते हैं। ठीक, इधर गया फिर इधर गया, मतलब एट रैंडम चारों ओर मोशन, जिग जैग मोशन करते रहते हैं और आपस में बार बार टकराते रहते हैं। आपस में क्या होता है, आपस में परस्पर क्या करते हैं, टकराते रहते हैं। क्यों टकराते हैं, क्योंकि जिससे वो मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर आया है वो बीच में धनायन होते हैं, फिर और जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा था वो परमाणु होते हैं। तो तीन चीज़ से टकराता, खुद आपस में टक्कर करता है, धनायन से टकराता और जो परमाणु उदासीन होते हैं उनसे टकराता। तो जिगजैग मोशन, अनियमित गति करते हुए परस्पर आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं। तो टकराने से क्या होता है, उनकी डायरेक्शन बार बार बदलती रहती है। अब जैसे यहाँ से गया और यहाँ आया, किसी धनायन से टकरा गया, इधर चला गया, मतलब जिधर से आया उधर ही चला गया। तो इनका जो ये अनियमित गति करते हैं तो इनकी गति मत की जो चाल होती है, स्पीड जो होती है वो बहुत अधिक होती है, करीब 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन इनकी जो वेलोसिटी होती है, ओवरऑल वेलोसिटी जिसको हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, वो 0 होती है। देखिए वेलोसिटी जो होता है विस्थापन बटे टाइम इंटरवल होता है, और चाल जो होती है टोटल दूरी टोटल समय होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो इनकी चाल जो जिगजैग मोशन होती है उसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती है, कैलकुलेट करके निकाला गया अर्गत सिद्धांत द्वारा, जिसको हम लोग VRMS वेलोसिटी कहते हैं, वर्ग माध्य मूल मान या तापी चाल भी कहते हैं, अभी हमको अलग से हेडिंग में लिखवाएंगे। तो जो इनकी तापी चाल होती है वो बहुत अधिक होती है, 10⁵ से 6 मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन इनका जो वेलोसिटी होता है, जैसे एक वेग से इधर गए फिर इधर चले आए,
यानी कि कहने का मतलब होता है कि चालक के किसी परिच्छेद से जितने समय में एक तरफ जितना इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, ठीक दूसरी तरफ से उतने इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह इस डायरेक्शन में होता है। तो ओवरऑल जो नेट विस्थापन होता है वो 0 होता है, क्योंकि उनकी जो औसत वेग होता है वो 0 होता है। औसत वेग 0 का मतलब हुआ कि जैसे कि इसकी वेलोसिटी मान ली एक इलेक्ट्रॉन की इधर आई u1 वेग से, इधर आया और फिर मान लीजिए कि किसी से टक्कर मारा, उधर ही चला गया, ठीक। फिर कोई है इधर से इधर गया, फिर उधर किसी टकराया, फिर इधर आ गया। मतलब कहने का मतलब है कि इनका जो औसत वेग है, यानी कि जो वेलोसिटी है, वेग औसत, वो 0 होता है। यानी कि u1, u2, u3, u4, un/n जो होता है नेट, ये क्या होता है? 0 होता है। जब इनका औसत वेग 0 होता है, लेकिन स्पीड 0 नहीं होती है। देखिए ध्यान रखिएगा, चाल कभी 0 नहीं होती है। हाँ, वेग जो औसत वेग होता है वो 0 होता है। कहने का मतलब है कि किसी एक डायरेक्शन में इनका नेट विस्थापन 0 होता है। पहले यही कह लीजिए कि इनका नेट विस्थापन 0। अरे टक्कर हुआ, इधर गए, उधर टक्कर और फिर इधर आ गए, तो जहाँ से चले थे वहीं आ गए। तो इनका जो है नेट विस्थापन क्या होता है? 0 होता है। तो यानी का नेट विस्थापन 0 का मतलब क्या? औसत वेग 0 होता है। तो इनका औसत वेग वेलोसिटी 0 होती है, ना कि स्पीड। स्पीड तो वही रहती है, रैंडम उसी स्पीड से इधर उधर इधर उधर चलते रहते हैं, ये जिगजैग मोशन करते रहते हैं 10⁵ मीटर पर सेकेंड। लेकिन एवरेज वेलोसिटी इनकी 0, मतलब इनका नेट विस्थापन 0। इसीलिए किसी एक दिशा में प्रवाह 0 होता है, इसीलिए किसी चालक से होकर कोई धारा नहीं बहती, क्योंकि जब प्रवाह हो ही नहीं पाता है, आवेश प्रवाह को ही तो धारा कहते हैं, तो किसी एक डायरेक्शन में नेट प्रवाह हो ही नहीं पाता है, इसीलिए इनका जो विस्थापन ही 0 होता है, जा ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए चालक से होकर कोई धारा सामान्यतः नहीं बहती है। याद रखिएगा कि उसकी वेलोसिटी औसत 0 होती है, स्पीड 0 नहीं होती। स्पीड वही रहती है जो शुरू में रहती है, हमेशा वही बनी रहती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इस बात को लिख लेने के बाद टोटल जो है हम लोग अभी इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के भी देखेंगे। हालांकि देखिए किसी चालक के भीतर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, कोई चालक है, क्योंकि जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो देयर इज नो चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब चालक कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0। अगर कोई चार्ज भी इसको देते हैं तो बाहर कहाँ आ जाता है? सतह के बाहर आ जाता है। ठीक, इसीलिए इस पर कोई अंदर चार्ज नहीं होता है। होता भी है तो इलेक्ट्रॉन और प्लस दोनों बराबर संख्या में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता, कोई चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। ठीक, तो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके भी देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा कर भी देखेंगे, क्योंकि कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा किसी एक डायरेक्शन में, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 रहेगी और किसी चालक से होकर कोई धारा नहीं बहेगी। तो कहने का मतलब है कि ये इनका जो वेलोसिटी नेट विस्थापन 0 होता है, क्योंकि जितने इधर आए फिर इधर चले गए, टक्कर हुआ इधर आए फिर टक्कर हुई नहीं चली, तो नेट विस्थापन 0 तो नेट वेलोसिटी 0। लेकिन इनका जो जिगजैग मोशन की चाल है वो 0 नहीं होती, याद रखना, स्पीड 0 होती नहीं है। ठीक ना, स्पीड वही बनी रहती है, इनके वेलोसिटी और विस्थापन में फ़र्क पड़ता है। ठीक, विस्थापन क्यों 0? जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इधर आया, अब किसी ने टक्कर मार दी, फिर वह चला गया, तो जहाँ से था पैरेलली वहीं तो है। फिर यहाँ से किसी ने टक्कर मारा, यहाँ चला गया, फिर यहाँ किसी ने टक्कर मारा, फिर यहीं आ गया, तो जहाँ था वहीं चला जाता। तो नेट विस्थापन 0 मतलब है कि नेट वेलोसिटी 0 होती है, यानी औसत वेग जो लिया जाता है वो 0, स्पीड 0 नहीं होती। ठीक,
तो हमने ये जाना कि समान, अब जो चीज़ हमने बोला है उसे लिख लिया जाए। तो धनायन भारी होने के कारण स्थिर होते हैं। यहाँ हम लिखेंगे कि धनायन, हमने कहा था ना, धनायन भारी होने के कारण स्थिर होते हैं, जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक की सीमा में, जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं। ये क्या होते हैं? हल्के होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के परिसीमा में गैस की तरह व्यवहार करते हैं। टोटली बिहेवियर इनका जो होता है वो गैस की तरह होता है, गैस के अणुओं की भांति, गैस के अणुओं की भांति अनियमित को यादृच्छिक भी कहते हैं, यादृच्छिक, रैंडम मोशन, अनियमित गति करते हैं। है ना, जिन्हें ब्राउनियन मोशन कहते हैं, जिन्हें ब्राउनी मोशन या ब्राउनियन गति कहते हैं। ठीक। और अनियमित गति में ये परस्पर टकराते हैं। तो इतनी चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में नोट बना ले लीजिएगा। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ठीक। तो ब्राउनियन गति कहते हैं। अब देखिए, ब्राउनियन गति करते हुए आपस में टकराते, आपस में क्या करते हैं? टक्कर करते हुए इधर उधर चलते हैं। इसीलिए अनियमित गति की जो चाल होती है वो बहुत अधिक होती है, लेकिन उसका जो वेग होता है वो जीरो होता है। वेग जीरो का मतलब विस्थापन शून्य होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता। ठीक। चलिए, ब्राउनियन गति कहते हैं। तो इनके अनियमित गति की जो चाल होती है, दोबारा यहाँ से है कि इनके अनियमित एट रैंडम अनियमित गति की चाल बहुत अधिक, कितना होती है? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तथा वेग, औसत वेग क्या होता है? वेग शून्य होता है, या कह लीजिए कि विस्थापन शून्य होता है। तो वेग शून्य होता, औसत वेग इनका क्या होता है? शून्य होता है। अतः इलेक्ट्रॉन का विस्थापन शून्य होगा। अतः इलेक्ट्रॉन का विस्थापन शून्य होता है। इस प्रकार चालक से या चालक में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? प्रवाह नहीं होता, प्रवाह नहीं होता है। और यही कारण क्या है? यही कारण है कि चालक से कोई धारा नहीं बहती। अनियमित गति के कारण चालक से कोई धारा नहीं बहती। यही कारण है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनियमित गति के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनियमित
गति के कारण चालक से कोई धारा नहीं बहती, कोई धारा, चालक में कोई धारा नहीं बहती है। तो चालक में कोई धारा नहीं बहती। ठीक, क्यों नहीं बहती है? क्योंकि उनका जिगजैग मोशन के वजह से किसी एक डायरेक्शन में नेट विस्थापन हो ही नहीं पाता, यानी कि वो आपस में टक्कर के कारण इधर जाते हैं तो उधर से टक्कर करके इधर आ जाते हैं, लेकिन उनका जिगजैग मोशन की स्पीड बहुत हाई होती है, वेलोसिटी औसत 0 होती है, नेट विस्थापन 0 होता है, इसलिए सामान्य से चालक से कोई धारा नहीं बहती है। अगर हम लोग देख लें कि अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दें तो भी धारा बहेगी कि नहीं, हालांकि इस बात को हम लोग अब नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट इसके ऊपर बैटरी लगाएंगे, वही वाली चीज़ लिखेंगे। अब यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे यहाँ हमने लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए तो चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे इनके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ये मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर एक फोर्स लगने लगता है, विद्युत बल इस डायरेक्शन में। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों में एक इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत डायरेक्शन में और धनावेश में फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो इसके कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन सब आकर के यहाँ जमा होने लगते हैं, जो ऋण आवेश होते हैं सब कहाँ जमा होने लगते हैं, और इस सिरे के सारे इलेक्ट्रॉन वहाँ चले जाते हैं। तो यहाँ बचते कौन है? यहाँ पे धन आवेश बचते हैं। ये कह लीजिए कि सारे धन आवेश यहाँ पे आकर के एक्युमुलेट होने लगते हैं, संचय होने लगते हैं। ठीक, यानी कि इसके विपरीत डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है, और ठीक इसी के बराबर इसमें इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं कि जैसे ही हम फील्ड लगाते हैं तुरंत वो संचित हो जाते हैं। मतलब यहाँ धन, यहाँ उतनी ही संख्या में यहाँ ऋण धन आ जाते हैं जितनी बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड। आप कितना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे अंदर उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है, और जो उसको कैंसिल कर देती है। क्या कर देती है? कैंसिल कर देती है, इस चार्ज को किसी एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं होने देते हैं। तो इसीलिए इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। नेट क्या होता है? 0 होता। अब जो है चार्ज को किसी एक डायरेक्शन में ले जाने वाला फोर्स भी 0 हो जाएगा। इसीलिए अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो भी चालक से होकर कोई करंट नहीं बहती। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कितना हो बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे ये अंदर उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर लेते हैं। इतने इसमें चार्ज होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन कि वो तुरंत यहाँ पे ऋण और धन इतना संचित हो जाता है कि इसके बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर धन से ऋण की तरफ उत्पन्न हो जाती है, इसको कैंसिल कर देती है। अब भी नेट फील्ड 0 हो जाती है, फोर्स भी 0 हो जाता है। तो यही फोर्स क्या करता है, इसके कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है, ये किसी एक डायरेक्शन में इनका विस्थापन ले जाता है धीरे धीरे, लेकिन वो तो 0 हो गया। अब भी इसके अंदर जिगजैग मोशन होती है। जो इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ बचे होते हैं उनके अंदर अभी जिगजैग मोशन होती रहती है और उसी स्पीड से होती रहती है 10⁻⁵ और नेट विस्थापन इनका जो u होता है वो 0 होता है। जो विस्थापन नेट होता है वो 0 होता है। इसीलिए फील्ड लगाने के बाद भी इस चालक से होकर कोई आवेश का प्रवाह एक डायरेक्शन में नहीं हो पाता, और अब भी इस चालक से होकर कोई धारा नहीं बहती। अब भी इस चालक से होकर कोई धारा नहीं बहती है। ठीक, क्योंकि इसके अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाली कोई 0 कर दिया तो फिर वो पुरानी कहानी जैसा हमने अभी समझाया था वही कहानी फिर आ जाती है।
हाँ, अब ये जो चार्ज संचित हो रहे हैं इनको चलाने के लिए अगर इसके साथ बैटरी जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए? बैटरी जोड़ दिया जाए, यानी कि इसके अंदर एक विभवांतर लगा दिया जाए, इस चालक के सिरों पर एक क्या लगा दिया जाए? विभवांतर लगा दिया जाए, यानी कि प्लस से माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर उत्पन्न हो जाएगी इस डायरेक्शन में। तो जो यहाँ पे संचित हो रहे थे प्लस, यहाँ पे क्या करेगा? इसका प्लस इनको खींच लेगा और ये ऋण इसको खींच लेगा अपनी तरफ। अब यहाँ चार्ज का संचय हो नहीं पाएगा, अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बन नहीं पाएगी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन नहीं पाएगी। इसीलिए अब क्या करते हैं, बैटरी क्या करती है, जो चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे हैं, बैटरी चार्ज देती नहीं है। बैटरी का काम होता है चार्ज को फ्लो कराना, मूव कराना, मोशन देना, ऊर्जा देना। इन बैटरी का काम होता है चार्ज को ऊर्जा देना, उस ऊर्जा के पा करके वो मोशन में आते हैं, यानी इनको फ्लो करा दिया। तो जैसे हम बैटरी इसके ऊपर एक विभवांतर लगा देते हैं, ज़ीरो और वी और जीरो का, इधर वी और इधर जीरो का विभवांतर लगा देते हैं, तो ये जो एक्यूमुलेशन हो रहा था, एक चार्ज का संचय हो रहा था, ये नहीं हो पाता और यहाँ पे चार्ज जो है मोशन करने लगते हैं और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं हो पाती, इसीलिए इसको निरस्त नहीं कर पाते। इसीलिए एक नेट फोर्स इसके ऊपर लगता है। तो फोर्स के वजह से जो उसको हम लोग QE कह सकते हैं या E, और इसके वजह से एक एक्सेलरेशन आ जाता है यहाँ पे। एक्सेलरेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? त्वरित होते हैं। क्या होते हैं? त्वरित होते हैं, एक डायरेक्शन में त्वरित होते हैं। लेकिन होता क्या है यहाँ पे कि त्वरित होते हुए, अब जैसे कि इसके बावजूद भी इनका ये मोशन ख़त्म नहीं होता, इसके बावजूद ये जिग जैग मोशन जो होती है ये ख़त्म नहीं होती, ये चलती रहती है। लेकिन इसको करते हुए, इसके करते हुए ये आगे बढ़ जाते हैं। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया तो दूसरा अब आगे यहाँ आ गया, अब इसको ऐसे करते हुए ऐसे ये यहाँ आ गया। मतलब इस जिगजैग मोशन करते हुए क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनके ऊपर एक ऑलरेडी फोर्स लगा हुआ। अब फोर्स तो निरस्त हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेशन हो रही है। बैटरी लगाने से चार्ज क्या फ्लो करने लगे, यहाँ से इस तरफ जाने लगे। लेकिन अंदर इसी तरह की मोशन होती, तो वो मोशन होते हुए फोर्स के कारण क्या होते, धीरे शिफ्ट हो जाते हैं, फिर टक्कर मारते आते हैं, लेकिन वो शिफ्ट होते जाते हैं। मतलब है कि खिसक जाते, ऐसे ऐसे करते, ऐसे ऐसे करते, ऐसे ऐसे करते, इधर खिसकते जाते हैं। मतलब धक्का मुक्की करते हुए आप ऐसे धीरे, जैसे भीड़ में आपको जाना है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, आपको पार करना है, तो आप धक्का मुक्की करते हुए आप अगर आगे चले जा रहे हैं, तो आगे क्यों जा रहे हैं? तेज़ तो जा नहीं पा रहे। ऐसा नहीं है कि इसके एक्सेलरेशन की वजह से इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी, यानी कि इसकी वेलोसिटी, यानी स्पीड तो वही रहेगी 10⁵ मीटर पर सेकेंड से इधर उधर जिग जैग मोशन। वही बात इनके एक डायरेक्शन में विस्थापन, तो इनका एक्सेलरेशन हो रहा है, लगातार फोर्स रहा है, तो ऐसा नहीं कि इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाए, ऐसा नहीं होता। आप अभी हमने शुरू में बताया था कि हम इस चैप्टर में ऐसा पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएंगे। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएंगे, आप कहेंगे कि यहाँ पे एक त्वरण लग रहा है, त्वरण के कारण इसकी वेग लगातार बढ़ता जाएगा, तो वो एक्सेलरेट होता जाएगा। एक्सेलरेट नहीं होता है, एक्सेलरेट इसलिए नहीं होता है कि वो रास्ते में जो इसके धनायन होते हैं, परमाणु होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनसे वो टक्कर करते हुए जाता है। तो जैसे टकराता है उसकी वेलोसिटी वहीं ख़त्म हो जाती, एनर्जी ख़त्म हो जाती, ज़ीरो, मतलब वो उसको दे देता, अपनी वेलोसिटी ज़ीरो कर देता। फिर ये इस बल से वो त्वरित होता है, फिर वो वेलोसिटी प्राप्त करता है, फिर टक्कर करता है, फिर वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है।
फिर ये एक्सेलरेट होता है, फिर उतनी वेलोसिटी अर्जित करता है, दूसरे टकराता है, उसकी अपनी एनर्जी उसको दे देता, अपने जीरो हो जाता है। फिर टक्कर मतलब है इसकी वेलोसिटी 0 से b, 0 से b, 0 से b, 0 से b बदलती रहती है और आगे बढ़ता रहता है, धीरे धीरे ड्रिफ्ट होता रहता, शिफ्ट होता रहता। जैसे हमने बताया ना कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो और आपको उस भीड़ में चलना है, तो आपके पास एनर्जी है, एक फोर्स है, तो आप उस फोर्स और एनर्जी से आगे बहुत तेज़ी से दौड़ के जा नहीं पाएंगे, भले आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, क्योंकि भीड़ है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भीड़ में आप जाएंगे तब एक टक्कर मार दिया, आप थोड़ा खिसक आए, फिर आप थोड़ा सा खिसक गए, फिर आप थोड़ा सा बढ़ना कोशिश किए, फिर दूसरे ने टक्कर मार दिया तो आप वहीं रुक गए। मतलब आप बहुत तेज़ी से नहीं बाहर जाते हैं, उनकी क्या है, धीरे धीरे सरकते हुए बाहर जाते हैं, एक कांस्टेंट स्पीड से बाहर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हाली हाली गए और चले गए भीड़ में, नहीं, आप धीरे धीरे सरकते हुए आगे निकलते हैं, एक कांस्टेंट वेलोसिटी। तो वही हाल यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन इस फोर्स त्वरण के कारण धीरे धीरे आगे खिसकता है, जिसको ड्रिफ्ट कहते हैं। तो उस वक्त इसकी जो वेलोसिटी होती है, मतलब विभवांतर लगा देने से ये एक अति अल्प वेग अर्जित कर लेता है, एक अति अल्प औसत वेग अर्जित कर लेता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन मतलब का ड्रिफ्ट करना, सरकना, जिसको हम लोग वी ड्रिफ्ट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसीलिए इसकी एक डायरेक्शन में ये सरकते हुए जाता है, और उस वेलोसिटी जो औसत वेग होता है वो इतना कम होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। तो जब हम बैटरी लगाते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसी वेग से सरकते हुए आगे जाता है। एक्सेलरेशन के बावजूद भी वो एक्सेलरेट नहीं हो पाता, ड्यू टू कोलिजन मतलब टक्कर के कारण वो धीरे धीरे सरकते हुए जाता है, एक बहुत कम इस वेलोसिटी से, 10⁻⁴ ये कांस्टेंट बनी रहती है। इसीलिए इस चैप्टर में हम लोग चालक में जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वे कांस्टेंट इसी वेलोसिटी से मूव करते हैं, जिसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम धारा विद्युत कहते हैं, उसमें हम यही पढ़ेंगे कि इसी वेलोसिटी से किसी चालक के अंदर अगर हम विभवांतर बैटरी लगा दें तो धीरे धीरे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगता है, यानी आवेश का एक डायरेक्शन में प्रवाह होने लगता है और धारा बहने लगती है। लेकिन ऐसा कब होता है? जब हम बैटरी लगाते हैं। ठीक, बिना बैटरी के आप विद्युत छेद लगा दीजिए, कुछ मत लगा दीजिए, इलेक्ट्रॉनों का एक डायरेक्शन में प्रवाह नहीं होता, विस्थापन 0 होता, सामान्यतः चालक से होकर कोई धारा नहीं बहती। ठीक, तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, चलिए इतना हमने लिखा है, अब आगे वही चीज़ हम लोग लिखते हैं। अब लिखेंगे कि जब चालक के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है, जब चालक के सिरों पर विभवांतर मतलब समझ रहे हैं ना, बैटरी लगाया जाता है तो चालक के भीतर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक विद्युत बल लगने लगता है, जिससे चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक वैद्युत या विद्युत बल लगने लगता है। इसके कारण, छेद के कारण विद्युत बल लगता है। बल के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों में एक त्वरण उत्पन्न होता है। बल के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों में
एक त्वरण उत्पन्न होता है। एक क्या उत्पन्न होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। ठीक होता है। तथा इस त्वरण के कारण एक वेग अर्जित कर लेता है। इस त्वरण के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन एक वेग अर्जित कर लेते हैं। एक वेग क्या होते हैं? अर्जित कर लेते हैं। परंतु क्या है? इस त्वरण के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन एक वेग अर्जित कर लेते हैं, परंतु अनियमित गति के कारण अनियमित गति के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा अर्जित वेग परंतु अनियमित गति के कारण मतलब अनियमित गति करेंगे तो परस्पर टकराएंगे। अनियमित गति के कारण और परस्पर टक्कर के कारण, यहाँ पे लिख सकते हैं परस्पर टक्कर के कारण, चाहे तो लिखें या न लिखें। परस्पर टक्कर के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा अर्जित औसत वेग अति अल्प होता है। अति अल्प मतलब 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड अति अल्प होता है। भाई रास्ते में टकराते हुए जाते हैं, कौन? परमाणुओं से टकराते हैं, जिससे वो निकले होते हैं, धनायनों से टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन खुद टकराता है। और यही रीजन भी होता है कि किसी चालक में प्रतिरोध उत्पन्न होता है। वह टक्कर ही प्रतिरोध का कारण भी होती है, आगे पढ़ेंगे। तो होता है, इसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग कहते हैं। इसे BD से प्रदर्शित करते हैं। BD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। देखिए, इनकी अनियमित गति की चाल बहुत, मतलब वो गैस के अणुओं की भांति अनियमित गति करते हैं और परस्पर टकराते हैं। यहाँ पे परस्पर टकराने वाली एक लाइन होगी, हो सकता है भूल गए या देख लेना, कि गैस के अणुओं की भांति अनियमित गति करते हैं, जिसे ब्राउनियन गति करते हैं और आपस में टकराते हैं, परस्पर टकराते हैं। अनियमित गति करते हैं, अनियमित गति में क्या करते हैं? परस्पर टकराते हैं यहाँ पे। इसके बाद अनियमित गति की चाल बहुत अधिक और औसत वेग 0 होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे लिखते हैं। चलिए, अब क्या है? फलतः क्या होता है? फलतः
चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है। फलतः क्या है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। फलतः चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है। प्रवाह होने लगता है, अर्थात चालक से धारा बहने लगती है। चालक में धारा बहने लगती है। चालक में धारा बहने लगती है, अर्थात विद्युत चालन होने लगता है। अर्थात विद्युत चालन होने लगता है। ठीक, यही जो है विद्युत चालन होने लगता है, यही जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल है। इस प्रकार धातुओं में विद्युत चालन जो होता है, इस प्रकार धातुओं में विद्युत चालन इनके मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। इनके मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही विद्युत चालन होता है, यानी उसमें धारा का प्रवाह होता है। ठीक, हालांकि इस टर्म में हमने वो विद्युत क्षेत्र वाली चीज़ नहीं लिखी। विद्युत क्षेत्र वाली चीज़ आप समझ के रखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो एक सिरे पर धन, एक सिरे पर ऋण आ जाता है। जितनी अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उतना अधिक इलेक्ट्रॉन तेजी से एक्यूमुलेट होते हैं, अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है जो उसको निरस्त कर देती है। इसलिए फोर्स एक्सीलरेशन सब जीरो हो जाते हैं। फिर पहली वाली कंडीशन आ जाती है, वो जिग जैग मोशन करते हुए जाते हैं, उनका नेट विस्थापन जीरो, वेग जीरो, लेकिन स्पीड वही हो। किसी एक डायरेक्शन में उनका प्रवाह हो ही नहीं पाता, इसलिए विद्युत चालन नहीं हो पाता। होता कब है, जब हम बैटरी लगाते हैं, विभवांतर लगाते हैं, तो चार्ज एक्यूमुलेट हो नहीं पाते हैं, बैटरी उनको सर्कुलेट कराती है। देखिए फिर भी देखिए उनका जिग जैग मोशन नहीं रुकता है, स्पीड वही रहती है। जिग जैग मोशन करते हुए वो आगे बढ़ते हैं, इधर उधर इधर उधर चलते हुए आगे बढ़ते हैं, मतलब धीरे धीरे शिफ्ट होते हैं। और कितने वेग से, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के वेग से। ठीक, चलिए इसमें कुछ टर्म हैं हम लोग लिख लेते हैं इससे रिलेटेड है, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसमें एक टर्म है मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, जिसको स्मॉल एन से प्रदर्शित करेंगे। हेडिंग है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व का मतलब है कि हमने ये जो चीज़ दिखाया ये किसी विलगित चालक के लिए। विलगित चालक मतलब आइसोलेटेड कंडक्टर होता है, अकेला, उससे कोई चीज़ जुड़ा नहीं। तो जो हमने बताया वो विलगित चालक में, मतलब जैसे समांतर किसी विलगित चालक में करंट नहीं बहती, जब हम बैटरी लगाते हैं तभी करंट बहती। तो जो सारी चीज़ हमने बताया वो किसी विलगित चालक के लिए ही। ठीक है, तो अब है एक चीज़, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है कि जैसे किसी विलगित चालक में धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जानते हैं किसी विलगित चालक में क्या होता है, धनायन होते हैं और क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो उस चालक के एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं, और स्मॉल एन से कहते हैं। जैसे किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, एन, कैपिटल एन।
उसके एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक चीज़ और भी है कि इस चालक में हर जगह इलेक्ट्रॉनों की जो पाने जाने की संभावना हर जगह समान होती है। ठीक, पूरे चालक में हर जगह कहीं नहीं कि कहीं ज़्यादा कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं, मतलब एक समान रूप से वितरित होता है। तो किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायन पाए जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल से आप जाने, किसी धातु में चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल से समझ गए तो उसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। इस बात को लिख लिया जाए। और ये ताप पर निर्भर नहीं करता है, धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। तो किसी विलगित चालक में सभी परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो अनियमित गति करते हैं, यानी किसी विलगित चालक में, किसी विलगित मतलब समझ रहे हैं, अकेला अलग, किसी विलगित चालक में सभी परमाणुओं के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो अनियमित गति करते हैं, जो चालक के अंदर अनियमित गति करते हैं, यानी कि यादृच्छिक रूप से विचरण करते हैं, उन्हें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो धातु के, यानी कि या कह लें कि धातु या चालक के, धातु अथवा धातु मतलब वही चालक, एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉनों की मुक्त संख्या यह है तो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व मात्रक क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन घन मीटर, इलेक्ट्रॉन पर घन मीटर। चालकों के लिए n का मान जो है वो ताप पर निर्भर नहीं करता, लेकिन धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी चालकों के लिए, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो रहेंगे, ताप से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चालकों के लिए इसका मान जो होता है ताप पर निर्भर नहीं करता है। परंतु धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। कमरे के ताप पर n का जो मान होता है लगभग, मतलब कमरा का ताप मतलब वो समान टेम्परेचर, कमरे के ताप पर n का मान लगभग 10⁻28 इलेक्ट्रॉन घन मीटर होता है। मतलब 28 से 29 भी हो सकता है, ठीक ना। जैसे कॉपर में जो होता है ना 10⁻29 होता है, तो n जो होता है लगभग 28-29 भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन घन मीटर होता है।
ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग एक टर्म है जो अणुगत सिद्धांत में हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया है, जिसको हम लोग तापी चाल कहते हैं या वीआरएमएस चाल कहते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक, चलिए अब दूसरा है तापी चाल। दूसरा क्या है? ऊष्मी चाल या तापीय चाल, जो आप कह लीजिए इसको, या वर्ग माध्य मूल चाल, ठीक, या ऊष्मी चाल, जिसको हम लोग बीटी या अथवा वीआरएमएस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो क्या होता है कि जितने भी किसी चालक की विलगित अवस्था में जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो वातावरण के ताप के कारण गतिज ऊर्जा अर्जित करते हैं। क्या करते हैं कि किसी चालक के भीतर के जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो समान टेम्परेचर माने कमरे के ताप पे वातावरण के ताप से क्या होता है, गतिज ऊर्जा अर्जित करते हैं। तो उसी गतिज ऊर्जा के कारण गतिज ऊर्जा अर्जित करते हैं, तो उसी गतिज ऊर्जा के प्राप्त करने के कारण उनके अंदर एक स्पीड आ जाती है, चाल, यानी कि उनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। भाई कमरे के टेम्परेचर पे जो एनर्जी होती है, जिसको हमने उसमें विक्षोभ कहा था, तो उस एनर्जी को पाते हैं तो क्या करते हैं, उसी एनर्जी को पा करके तो वो अंदर जिगजैग मोशन करते हैं। क्या करते हैं? जिगजैग मोशन करते हैं, और उसी ताप के कारण इनकी जो स्पीड बढ़ के कहाँ तक हो जाती है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। सभी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन वातावरण के ताप से गतिज ऊर्जा एक्सेप्ट करते हैं, जिसके कारण की चाल बढ़ जाती है, और उसी चाल से वो चालक के भीतर जिगजैग मोशन करते हैं, जो 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है, जिसी को हम लोग तापी चाल या वर्गमाद मूल चाल या वीटी या वीआरएमएस चाल कहते हैं। ठीक, तो उसमें लिखेंगे कि सभी विलगित चालक वातावरण के ताप के कारण वातावरण के ताप के कारण गतिज ऊर्जा सभी विलगित चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख लीजिए चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन वातावरण के ताप के कारण गतिज ऊर्जा अर्जित करते हैं। क्योंकि गतिज ऊर्जा जो होती है वो ताप के समानुपाती होती है। अणुगत सिद्धांत में अभी हम दिखाएंगे कि जो वीआरएमएस या जिसको हम लोग वीटी कहेंगे, वो टेम्परेचर टी है। तो जो गतिज ऊर्जा होती है ताप के समानुपाती होती है, गतिज ऊर्जा अर्जित करते हैं। ऐसा हम लोग 11th में जो अणुगत सिद्धांत चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। तथा
वातावरण के ताप पर अर्जित करते हैं तथा इसी ताप पर चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति यानी ब्राह्मी गति करते हैं। अनियमित गति करते हैं, क्या करते हैं? अनियमित गति करते हैं। इस समय अनियमित गति करते समय अनियमित गति करते समय मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो चाल होती है उसे तापी अथवा वर्गमाद मूल चाल कहते हैं। वर्गमाद मूल चाल है ना। इसे VT अथवा VRMS से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? अब अणुगति सिद्धांत से दिखाया गया है। अणुगति सिद्धांत से जो गतिज ऊर्जा हम उसको मिलती है या उसको VRMS या VT स्क्वायर प्रूफ किया गया है। K जो है यहाँ पे बोल्ट्जमैन नियतांक है। बोल्ट्जमैन नियतांक है। T जो है परम ताप है और VRMS वेलाइटी M जो है उनके मास है। तो यहाँ से VRMS बराबर क्या हुआ? 2 तो कट जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट क्या हो जाएगा? 3kT/m। बोल्ट्जमैन नियतांक M भी कांस्टेंट है तो यहाँ से क्या दिखाएगा? ये जो VRMS है वो प्रोपोर्शनल हो गया अंडर रूट T। इस आधार पे हम लोग क्या कह सकते हैं? VRMS 1 VRMS 2 अंडर रूट T1/2। याद रखिएगा कि ये ताप के विरुद्ध क्रमांक ताप के वर्गमूल के समानुपाती है। काइनेटिक एनर्जी हालांकि टेम्परेचर के समानुपाती होती है। तो ऐसा अणुगत सिद्धांत में ये प्रूफ किया गया है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक, तो ये जो है जो तापी चाल होती है वो परम ताप के वर्गमूल के क्या होती है? समानुपाती। VT जो है पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है। यानी कि VRMS का जो मान होता है वो पदार्थ चालक की प्रकृति व ताप पर निर्भर करता है। कमरे के ताप पर जो VRMS का मान होता है निकाला गया है। इसमें मान रख के है KTM की वैल्यू निकालेंगे कमरे के समान टेम्परेचर रख करके। तो VRMS का मान 10⁵ मीटर/सेकेंड होता है जो हमने बताया है पीछे। हमने जो पीछे बताया वो कितना होता है? ये होता है। ठीक है।
तो लगभग 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये तापी चाल के बारे में था, इसका आगे जिक्र होगा, तो इस चीज़ को आप लिख लीजिए, ये समझ लीजिए एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं दो महत्वपूर्ण टर्म की तरफ, जिसको हम लोग कहेंगे मीन फ्री पाथ, और दूसरा जो होगा वो होगा श्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम मीन फ्री पाथ। चलिए, तो कमरे का जो समान टेम्परेचर होता है वो लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है, उसी को माना जाता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, तो 27 डिग्री सेल्सियस कमरे का समान टेम्परेचर होता है, उसे परम ताप में बदलेंगे तो वो 300 आएगा, क्योंकि परम ताप जो होता है T + 273 होता है, तो 27 + 273 यानी 300। अब हम लोग लिखेंगे माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ यानी मीन फ्री पाथ। माध्य मुक्त पथ यानी मीन फ्री पाथ। देखिए, मीन फ्री पाथ का मतलब है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ब्राउनियन मोशन करते हैं, अनियमित गति करते हैं, तो अनियमित गति करते हुए परस्पर टकराते हैं। अनियमित गति करते हुए क्या है, परस्पर टकराते हैं। तो ये मतलब दो क्रमागत जो टक्कर होती है, एक टक्कर के बाद जो दूसरी टक्कर होती है, तो उस दो टक्कर में इलेक्ट्रॉन का जो होता है पथ सरल रेखी होता है, यानी दो सक्सेसिव टक्कर के बीच की चली गई दूरी, यानी दो बार टकराने में जो सरल रेखी पथ चलता है उसी को हम लोग फ्री पाथ कहते हैं, मुक्त पथ कहते हैं। लेकिन अब जितनी भी टक्कर होती है सबका अगर हम लोग औसत ले लें तो उसको हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ। लगभग वो माध्य मुक्त पथ जो होता है, लगभग इसका जो होता है मीन फ्री पाथ जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर, मतलब लगभग 10 एंगस्ट्रॉम होता है। मतलब 10 एंगस्ट्रॉम का मतलब हुआ है 10⁹ मीटर होगा। 10 एंगस्ट्रॉम का मतलब हुआ 10 × 10⁻⁻10 यानी कि 10⁻⁹ मीटर, इतना होता है। 10⁻⁻ कितना होता है, 9 मीटर होता है। तो मीन फ्री पाथ का मतलब है कि जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पे वो टकराया, इधर आया इस रास्ते से, तो यहाँ से जब चल के आया फ्री है, यहाँ बीच में यहाँ पे टक्कर हुई दूसरे इलेक्ट्रॉन से, तो इधर चला गया। फिर आया यहाँ पे टक्कर हुई, इधर आ गया। फिर आया यहाँ पे टक्कर हुई, फिर ऐसे चला गया मान लीजिए। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक आया तो वो स्वतंत्र है, फ्री है, बीच में कोई टक्कर नहीं है, सरल रेखी पथ पे चला, तो इसी को फ्री पाथ कहते हैं। अब सभी पथों का अगर औसत ले लिया जाए तो उसे माध्य मुक्त पथ कहते हैं। जो लैम्डा, मान लीजिए n टक्कर लैम्डा बार से दिखाएंगे लैम्डा, तो वो हुआ मान लीजिए ये लैम्डा हुआ, ये λ2 है, λ3 है, λ4 है,
इसी तरह से लैम्डा 5 है। ठीक है, n तक जाएगा तो ये होता है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 प्लस 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 लैम्डा n। तो कहने का मतलब है जब उसका औसत लिया जाए तो लगभग इसी के बराबर औसत आता है। ऐसा नहीं है कि सबका जोड़ जितना जोड़े उतने से तो भाग भी दिए, 1 2 3 4 5 है तो 5 बार जोड़े तो 5 से भाग दिए, तो उसका जो औसत आएगा वो लगभग इसी के बराबर आएगा या इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा कम आएगा। तो जो औसत होता है वो एग्जैक्ट होता है। औसत क्या होता है? एग्जैक्ट। या आप कहेंगे कि ये तो सारी चीज़ों को जोड़ने से आ रहा है, जबकि इसकी परिभाषा क्या है कि दो क्रमागत टक्करों में चली गई दूरी को, क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के मध्य तय की गई औसत दूरी को या चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्री पाथ। लेकिन औसत दूरी का फ्री पाथ का यही हुआ ना, एक टक्कर यहाँ हुई दूसरी यहाँ हुई, तो दो टक्करों के बीच चली गई दूरी को हम फ्री पाथ कहते हैं। औसत दूरी को हम कहते हैं माध्य मुक्त पथ। औसत का मतलब क्या है? ये जोड़ के उतने से भाग देंगे तो लगभग इतना ही आएगा। कोई थोड़ा सा बड़ा होगा, कोई थोड़ा सा छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई थोड़ा छोटा, लेकिन औसत निकालेंगे तो इतना आएगा। तो उसी को कहते हैं माध्य मुक्त पथ। कहीं कहीं इसको लैम्डा से या लैम्डा बार से दिखाया जाता है। और कितना होता है वो? 10 एंगस्ट्रॉम या 10⁹ मीटर। ठीक, 10 एंगस्ट्रॉम होता है या 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक, कमरे के ताप पर लैम्डा का मान जो लगभग ये होता है। तो कमरा का ताप जो है लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है, उसे कमरे का टेम्परेचर कहते हैं। तो अब इसकी डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे कि किसी विलगित चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, किसी विलगित मतलब अकेला, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी, कोलिजन, टक्करों के बीच तय की गई दूरी, तय की गई औसत दूरी, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसे लैम्डा बार से प्रदर्शित करते हैं। वही लैम्डा बार क्या हो जाएगा? लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 प्लस प्लस प्लस, तो लैम्डा अगर n हो तो भाग देंगे n से। सबका औसत लेंगे तो लगभग इतना आएगा, इतना। ठीक है ना? तो दो एक टक्कर मान लीजिए यहाँ हुई किसी से, तो दूसरी टक्कर क्या हुई? यहाँ। तो ये फ्री पाथ हुआ। सबका औसत ले लेंगे तो वो माध्य मुक्त पथ यानी मीन फ्री पाथ हो जाएगा। तो मीन जब लेंगे तो लगभग इतना ही आएगा। तो कमरे के ताप पर लैम्डा का मान क्या होता है? कमरे के ताप पर का मान 10 एंगस्ट्रॉम अथवा 10⁻⁹ मीटर होता है। 10 एंगस्ट्रॉम अथवा 10⁻⁹ मीटर होता है। और लैम्डा बार का मान जो होता है
पदार्थ की प्रकृति पर व ताप पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति पर और ताप पर निर्भर करता है। ठीक, मतलब है कि ताप बढ़ने से इसका मान कम होता है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से जो धनायन होते हैं उनका कंपन का आयाम बढ़ जाता है। धनायन के कंपन का आयाम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो जब कंपन का आयाम बढ़ जाता है तो इनका जो है पथ छोटा हो जाता है, क्योंकि जब और भी जगह वो घेर लेते हैं। धनायन या जब कंपन करने लगते हैं तो बीच की जो जगह होती है वो घेर लेते हैं और इनको कुछ कम जगह में ही टक्कर करना पड़ता है, तो इनको चलने के लिए कम जगह मिलती है। तो वही कहने का मतलब होता है कि पदार्थ की प्रकृति व ताप पर निर्भर करता है। ताप बढ़ने पर लैम्डा बार का मान घटता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं, भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है श्रांति काल। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्स मतलब श्रांत अवस्था, स्वतंत्र अवस्था। तो रिलैक्सेशन टाइम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब बताते हैं। चलिए, अब है हमारा क्या है? श्रांति काल। श्रांति काल मतलब रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम लोग ताऊ से प्रदर्शित करते हैं। श्रांति काल का मतलब है कि दो टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन को दो क्रमागत टक्करों के बीच तय करने में लगा समय, यानी कि दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी तय करने में लिए गए समय को। जैसे कि रिलैक्सेशन मतलब यहाँ से यहाँ तक वो फ्री होता है, रिलैक्स होता है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो समय होता है या पूरे का जो औसत टाइम होता है उसे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। मतलब ये सारे टाइम का औसत लेंगे तो एक फिक्स वैल्यू निकल के आएगी जो लगभग इसी के बराबर आएगी। भाई हम औसत लेंगे तो इन सबका मिला करके औसत थोड़ा सा इससे ज़्यादा ही कम आएगा, क्योंकि कुछ पद थोड़ा ज़्यादा होते हैं, कुछ पद थोड़े बड़े हो, लेकिन सबका एक औसत लिया जाता है। तो औसत का देता, औसत एक एग्जैक्ट वैल्यू देता, तो इसीलिए रिलैक्स होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक दूसरी टक्कर तक वो फ्री होता है और रिलैक्स होता है, तो इसीलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में जो समय लगता है उसी को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। श्रांत काल, श्रांति काल। तो विलगित चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाला समय, यहाँ पे लिखेंगे कि विलगित चालक में या चालक में, विलगित न लिखे खाली सिर्फ चालक, विलगित चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, विलगित चालक में क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के मध्य या बीच लगने वाला समय, लगने वाला समय श्रांति काल कहलाता है।
काल इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसे टाउ से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। टाउ का मान भी क्या होता है? ताप पर निर्भर करता है। टाउ का मान किस पे निर्भर करता है? ताप पर। औसत दूरी, औसत समय भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि अगर इसका भी औसत लेंगे तो टाउ बार आ सकता है। तो दो क्रमागत टक्करों के मध्य जो है के बीच लगने वाला जो समय है, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाला समय श्रांति काल कहलाता है। एक से दूसरी टक्कर के बीच दूरी जो है फ्री पाथ कहलाता है, उनके बीच का समय श्रांति काल। और मीन फ्री पाथ मतलब सबका औसत ले लें तो लगभग उतना ही आता है, टाइम भी लगभग उतना ही आता है। तो ये जो टाउ होता है वो लैम्डा बार बटे VRMS होता है। अब जानते हैं कि लैम्डा बार, तो ये जो है VRMS किसके, ये किसके समानुपाती होता है? √T के। यहाँ से अगर टाउ का मान, T का मान बढ़ा देते हैं तो टाउ का मान घट जाता है। हालांकि टेम्परेचर बढ़ाने पर ये बढ़ जाता है, ये घट जाता है, फलतः ये घट जाएगा। ये भी ताप पर निर्भर करता है। टाउ का मान ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, ताप बढ़ने पर टाउ का मान घटता है, क्योंकि ताप बढ़ने पर हाई बढ़ता है, हाई घटता है। देखिए ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटता तो भी घटेगा। ताप बढ़ने पर टाउ का मान घटता है। भाई समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, है दूरी है चाल और समय। जिगजैग मोशन की चाल 10⁵ मीटर पर सेकेंड है। तो कमरे के ताप पर जो है इसका मान कितना होता है? श्रांत काल टाउ का मान लगभग क्या होता है? 10⁻⁻14 होता है सेकेंड होता है। देखिए इसका मात्रक सेकेंड होता है, जैसे लैम्डा का मान क्या होता है? मीटर होता है। इसकी बीमा भी पता है, भाई दूरी है तो मात्रक मीटर होगा, बीमा जानते हैं। ये चाल है, मात्रक मीटर पर सेकेंड। यह समय है, इसका मात्रक सेकेंड है। तो कमरे के ताप पर टाउ का मान जो होता है तो 10⁻⁻14 सेकेंड होता है, सेकेंड होता है। 10⁻⁻14 सेकेंड होता है कमरे के ताप पर। इसका 10⁻⁻14 सेकेंड होता है। तो आज जो है हालांकि आज बहुत ज़्यादा टॉपिक हम लोग शामिल नहीं कर पाए, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें थी, तो ज़्यादा बोलना पड़ा, ज़्यादा लिखना भी पड़ा। तो 1-2-3 टॉपिक में ही हमारा 1.5 घंटा हो गया। हमने सोचा था कि 2 चीज़ और भी शामिल कर लेंगे, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है, तो इसलिए आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। जल्दीबाजी कोई ज़रूरत नहीं है, उस टॉपिक को अगले वीडियो लेक्चर में अटेम्प्ट करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर बस यहीं ख़त्म करते हैं। आगे के वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी परीक्षा की ईमानदारी से खूब तैयारी करते रहिए, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए, अच्छा लगे तो कमेंट करिए, और प्लीज़ जो लोग इसको देख रहे हों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कम से कम आप देख रहे हो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो इसके बदले कुछ तो आप लोगों को करना चाहिए। तो कम से कम मेरे चैनल को ही लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया करिए।
ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।